हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। संबंध के प्रकार 1.1 में हो चुका है, फलन के प्रकार 1.2 में हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग 1.3 में जो आपका एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। 1.3 के अंतर्गत आप लोगों को फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, इसको प्रतिलोम फलन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन ये आपको पढ़ना है। उदाहरण है आपके, उदाहरण 8 से 28 तक, ठीक है। तो ये 21 सवाल यहाँ पर आपके हो गए और फलनों के संयोजन जो होंगे वो 8 से 22 नंबर तक, 15 सवाल ये हो गए हमारे पास। और व्युत्क्रमणीय फलन 23 से 28 तक, तो 6 सवाल हमारे पास ये हो गए, ठीक है। तो 15 और 6 कुल मिलाकर हमको 21 सवाल करने हैं। बेहतरीन तरीके से इनको समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से सीधे सीधे आपके सवाल बनते हैं, इवन लॉन्ग में भी यहाँ से आपके बन जाते हैं। मतलब 5 नंबर का जो सवाल आता है, आपको याद होगा यूपी बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 5-5 नंबर के बनते हैं, 50 नंबर लेके जाते हैं, उनमें भी ये सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन से वहां से सवाल बनते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत प्यार से समझाया, अच्छी तरीके से आपको समझाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको कौन से सवालों पर ज्यादा ध्यान दे लेना है हर हाल में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सवाल भी अच्छे हैं जिनको आपको ध्यान देना है, लेकिन इन पर खास थोड़ी सी मेहरबानी दिखानी है, खास इनको देख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को देखना है उदाहरण नंबर 15, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 21 सवाल। इंपोर्टेंट सवाल कितने कर दिए मैंने? 7, यानी 1/3, 33% मैंने इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको बता दिए। तो ये 7 सवाल जो हैं आपको हर हाल में बेहतरीन तरीके से देख लेने, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि आए हुए हैं सवाल, ये आपको तो छोड़ना ही नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, कमेंट्स करके बता दो। कमेंट्स हर हाल में सबको करना है, हर एक को करना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आपको हर हाल में करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 1 से। प्रश्नावली 1.3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, ये 2 चीजें आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम 2 फलनों के संयोजन तथा किसी एक ही आच्छादी फलन के प्रतिलोम, यानी ऐसा फलन जो बाइजेक्टिव होगा, यानी एक ही आच्छादी होगा, उसका इनवर्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये आपको देखना है। अभी सबसे पहले बात करते हैं फलनों का संयोजन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, नाम से स्पष्ट है, आप जान पा रहे हो, संयोजन यानी मिलाना, 2 फलन को मिलाने की यहां बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आपने 3 समुच्चय ले लिए A B C, ठीक है। अब अगर आप A से B में एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि F है, और B से G में एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि G है, ठीक है। A से B में एक फंक्शन F है, B से B से C में एक फंक्शन G है। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन कराएं, इनका कंपोजिशन कराएं, तो आपको A से C में एक फंक्शन मिलेगा, A से C में एक फंक्शन मिलेगा जिसे आप GOF बोलते हो, यानी गॉफ, ठीक है। A से C के लिए गॉफ होता है, और अगर C से A में जाओगे तो इसको अपन फॉग बोल देंगे, FOG, समझ गए, ठीक है। अब प्रॉपर परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इतना आपको खास नहीं, आपको तो सीधे ये रखना है कि 2 फलनों का संयोजन करा रहे हो, और A से B में एक फलन है, B से C में एक फलन है। अगर हम A से C में एक फलन मिलेगा तो जो संयोजन होगा उसे अपन GOF गॉफ कहेंगे। क्लियर है बात? ये हो गई अपनी नॉर्मल भाषा में परिभाषा। अब टेक्निकल परिभाषा देख लेते हैं कि यदि F सच दैट A टेंड्स टू B और B सच दैट और G सच दैट B टेंड्स टू C, यानी F जो फलन है वो A से B में है, और G जो फलन है वो B से C में है। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि दोनों में ही ये जो B है वो कॉमन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
दो फलन है तो f और g का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है तथा फलन GOF सच दैट a टेंड्स टू c, a से c में, ठीक है। इसको GOF बराबर GOFX और o हटा के डबल कोष्टक ले लेंगे g कोष्टक fx, इस प्रकार से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित होता है। तो ये हो गई परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो दो फलन f सच दैट a टेंड्स टू b और g सच दैट b टेंड्स टू c आपने ले लिए। अगर आप इनका संयोजन करा रहे हो, इनको आप इस तरीके से कंबाइन कर रहे हो, दो फलन को मिला के एक फलन बना रहे हो, तो वो कहलाएगा GOF। f से g के लिए ध्यान रखिएगा, f से g के लिए कह रहे हैं तो GOF गॉफ कहलाएगा, जो कि सच दैट a टेंड्स टू c में होगा, a से c के लिए कहलाएगा। अब यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि जो a है वो f का प्रांत है ना, ये जो a है वो किसका, f का प्रांत है, यहां देख पा रहे हो। और ये जो c है वो b का सह प्रांत है ना, b का सह प्रांत है, ये आपको दिख रहा है स्पष्ट तौर पे। इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो भी GOF यानी गॉफ होगा उसको आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो GOF बराबर यहां आप x ले लेंगे, ठीक है, और ये जो O देख पा रहे हैं, ये जो O देख पा रहे हैं या जीरो कह लो, इसको आप हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो एक कोष्टक लेंगे G और fx, इस प्रकार से हल करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से चीजों को आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। NCERT बुक पेज नंबर आपका 14 का जो उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 15, मान लीजिए कि f सच दैट 2 3 4 5 टेंड्स टू 3 4 5 9 और g सच दैट 3 4 5 9 टेंड्स टू 7 11 15। दो फलन इस प्रकार हैं कि ये आपको दिया है f2 बराबर 3, f3 बराबर 4, f5 बराबर 5 और g3 g4 बराबर 7 तथा g5 g9 बराबर 11। तो GOF गॉफ ज्ञात कीजिए, सिंपल। तो जो दिया है सबसे पहले आपको तो ध्यान रखना है ये इस बात को कि जो दिया है वो लिख लेना है। अब हल कैसे करना है वो समझ लो, ठीक है। देखिए आपको गॉफ निकालना है, मैंने क्या कहा, f है तो f के आगे x ले लेंगे, ठीक है। हाँ, आपको GOF निकालना है, गॉफ निकालना है, GOF, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम GOF, इसके बाद क्या करना है, GOF, f के लिए क्या था, देखो भाई f के लिए 2 था कि नहीं, तो 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और o हटाएंगे तो कोष्टक लगाएंगे f2। अच्छा, f2 की वैल्यू कितनी है, आप देख पा रहे हो f2 की वैल्यू है 3, तो f2 के स्थान पे अपन रख देंगे 3, तो G3, और G3 की वैल्यू क्या देख पा रहे थे, G3 की वैल्यू थी 7, ठीक है, तो बराबर 7। कोई दिक्कत, इस तरीके से हल करना, क्या बहुत सिंपल चीज हो गई है ना। हाँ, इसके बाद आप देख पा रहे हो यहां f के लिए 3 दिया है तो 3 ले लेंगे, तो GOF यानी GOF 3 ले लेंगे, o हटाएंगे और कोष्टक लगाएंगे, और f3 की वैल्यू थी 4, है ना, f3 की वैल्यू थी 4, तो G4, तो G4 की वैल्यू कितनी है, G4 की वैल्यू है 7 बराबर 7, ठीक है। फिर GOF की अगर बात करें तो GOF और f के साथ अगले में क्या लेना है, 4, f के साथ क्या है, ध्यान रखिएगा, f के साथ लेंगे, f के साथ 4 था, 4 लेंगे, o हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, f4 की वैल्यू कितनी है भाई, f4 की वैल्यू है 5, देख पा रहे हो, f4 की वैल्यू 5, तो G5, और G5 का मान कितना, G5 का मान 11 बराबर 11। इस तरीके से, क्या दिक्कत है यार, बहुत ही सिंपल बात हो गई। GOF की वैल्यू निकाल रहे हैं, GOF, अब f के आगे क्या था, अगला f के आगे 5 था और 5 की वैल्यू 5 थी, ठीक है, 5 GO हटाएंगे तो F5 और F5 की वैल्यू 5 और G5 की वैल्यू 11, ये हो गया आंसर, बस सिंपल, और कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 की बात करते हैं। आपको दे रहा है यदि f सच दैट r टेंड्स टू r तथा g सच दैट r टेंड्स टू r फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो GOF और FOG ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि GOF नॉट इक्वल टू FOG। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा होना क्या। पहली बात तो सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस सवाल में। दूसरी बात, इंपोर्टेंट सवाल है तो ध्यानपूर्वक देखिए। अच्छा, जो दिया है वो लिख लिया और आपको FOG और GOF निकालना है, ठीक है। तो गॉफ की बात करें, GOF क्या बोला मैंने, x के आगे होता है, f के आगे, यहां पर f के लिए क्या ले लोगे, x,
ठीक है। तो GOFX, ओ हटाओगे तो कोष्टक लेना है FX, FX के स्थान पे क्या रखना है, FX के स्थान पे cos x, तो G cos x है ना। अब देखो GX था 3x स्क्वायर, तो G cos x क्या हो जाएगा 3 cos x स्क्वायर, यानी 3 और x के स्थान पे cos x है तो cos x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x, ये हो गया GOF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो एक चीज समझो, मैं आपको समझाऊं, मान लो लिखा है ये आपका GX बराबर 3x स्क्वायर, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि G2 निकालो तो क्या करेंगे 3 एंड x के स्थान पे 2 रख के स्क्वायर कर देंगे, और आपसे कह रहा है कि G cos x ज्ञात करो, क्या G cos x, तो x के स्थान पे अपन cos x रख देंगे, बस सिंपल, यही तो कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ, तो ये चीज इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप बात करते हैं फॉग की, FOG, तो क्या लेना है, x की बात कर रहे हैं भाई, फलन जो है वो x में ही है, किसी और में नहीं है, तो x की बात कर रहे हैं तो x से ले लेंगे, FOGX। अच्छा GX क्या था, GX था 3x स्क्वायर, तो पहले तो कोष्टक हटाएंगे, तो O हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे GX, क्लियर है, O हटाया ये वाला O और उसके स्थान पे कोष्टक लगा दिया। GX के स्थान पे क्या रखना है अपन को, GX के स्थान पे रखना है 3x स्क्वायर, रख देंगे F 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो fx था, समझना बात को, fx था cos x, fx क्या था cos x, और यहां पर कह रहा है x के स्थान पे, यहां x के स्थान पे क्या है 3x स्क्वायर, और यहां पर x के स्थान पे ये cos x हो गया था, तो बस x के स्थान पे 3x स्क्वायर रख देंगे, यानी cos 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फॉग। ठीक है, और आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो, यहां पर चाहो तो ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो यहां पर आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ, या गॉफ, ठीक है यही कह रहा था, हाँ गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक है, सिद्ध कीजिए, तो हैंस प्रूव्ड, अब आपको बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या आती है रिवर्स करिए वीडियो, फटाफट अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। उदाहरण नंबर 17 की बात कर लेते हैं, और क्या कह रहा भाई, जरा ध्यानपूर्वक देखिए, सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन इतना उसको लगाने में नहीं लगना टाइम। ठीक है, fx बराबर दिया 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट, ये कुछ दिया है इस प्रकार से, r माइनस 7 अपॉन 5 टेंड्स टू r माइनस 3 अपॉन 5, है ना, और gx दे दिया 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन है। ठीक है, दिया है, सिद्ध कीजिए कि FOG बराबर IA और GOF बराबर IB इस प्रकार है कि IAX बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, और IBX बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, जहां A आपको कह रहा r माइनस 3 अपॉन 5, B कह रहा r माइनस 7 अपॉन 5। IA तथा IB को क्रमशः समुच्चय A और B पर तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो सवाल में तो बहुत कुछ दे रखा है, करना क्या है ये समझ लो, आपको कुछ नहीं, FOG निकालना है और GOF निकालना है, FOG निकालना है और GOF निकालना है। अब वो FOG और GOF जो आएगा वो क्या होगा, x के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहां आप निश्चित तौर पे देख रहे हो कि FOG जो है वो IA है और IA कुछ नहीं x के बराबर है। ठीक है, और GOF IB है और IB कुछ नहीं x के बराबर कह रहा है। ठीक है, तो अपन को FOG निकालना है, वो x निकलेगा, और GOF यानी गॉफ निकालना है, वो भी x निकलेगा, कोई भी समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल में आपको सबसे पहले दिया है लिख लेना और GOF और FOG निकाल लेना है। तो FOG की बात कर लें सबसे पहले, अगर या GOF की बात कर लें, चलो तो FOG क्या लेना है, x में फलन है, पूरा जो f और g में जो भी फलन है वो x में फलन है, तो x ले लेंगे, तो FOGX। आपको पता है O हटाएंगे तो O हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, और GX। अब GX क्या दिया था, GX ये दिया था 7x प्लस 4 F, ये 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अच्छा FX ये दिया है ना, देख पा रहे हो। अब कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे ये जो पूरा सिस्टम आपने ले लिया वो रख देंगे। ठीक है, यहां x के स्थान पे पूरा सिस्टम आप उठा के रख देंगे। चलिए देखिए, तो fx में रखते हैं, यहां पर जहां जहां x है वहां वैल्यू पुट करेंगे 3, और x के स्थान पे रखना है अपन को 7x प्लस 4 अपॉन
5x माइनस 3 प्लस 4 और अपॉन में 5 और x के स्थान पे रख रहे हैं 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और माइनस 7। ठीक है, यहां पर fx बराबर जो दिया था वहां पर x के स्थान पे अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको हल करना है तो देखिए ये हो जाएगा 3 और 7x प्लस 4 के साथ ये आएगा 5x माइनस 3 अपॉन में लासा आना है 5x माइनस 3 का अपॉन में चल रहा है ये 5 एंड 7x प्लस 4 माइनस 7 एंड 5x माइनस 3 और अपॉन में ये रहेगा 5x माइनस 3। तो आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3 का अंदर गुणा करते हैं तो 7 × 21x प्लस 4 × 12 और प्लस 5 को 20x माइनस 4 × 12 अपॉन में 7 × 35x प्लस 5 को 20 माइनस 7 × 35x माइनस 7 माइनस प्लस 7 × 21। तो क्या क्या कट रहा है देखो, -12 कट रहा है, माइनस 35x प्लस 35x कट रहा है और यहां से 21x और ये 20x हो गया 41x और 20 और 21 हो गया 41। तो ये 41 कट गया तो ये देख रहे हैं आप FOG आ गया x। ठीक है, ये आ गया FOG x। अब GOF निकाल लेते हैं, ये अपन ने क्या निकाला FOG। अब GOF की बारी कर लेते हैं भाई, GOF देख लेते हैं। GOF फंक्शन x में है तो सबसे पहले तो x लेंगे GOF x, o हटाएंगे कोष्टक लगाएंगे g और fx की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में वो रखेंगे। fx की वैल्यू जो थी वो थी 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। fx की वैल्यू रखी। अब जहां gx की वैल्यू है, जो gx आपको क्या दिया था, gx बराबर दिया था 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। ठीक है, अपॉन 5x माइनस 3 ये तो दिया था gx। अब यहां पर ये x की बात कर रहा तो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको x के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना, हाँ तो बस x के स्थान पे ये वैल्यू अपन पुट करते चलते हैं। चलिए देखिए, तो ये निकल के आएगा 7 और x के स्थान पे रख रहे हैं 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन यहां 5 एंड ये रख रहे हैं 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस का 3, इस तरीके से। अच्छा यहां पर करते हैं इसको सोल्व, तो 7 ये आएगा 3x प्लस 4 एंड ये आएगा 5x माइनस 7 अपॉन में ये 5 है एंड 3x प्लस 4 लासा, भाई लासा भी तो आएगा बाद में काटेंगे उसको, तो ये लासा आएगा यहाँ पर 5x माइनस 7 का। ठीक है, अपॉन में ही जाएगी बात 5 एंड 3x प्लस 4 माइनस 3 5x माइनस 7 अपॉन में जाना है 5x माइनस 7। ठीक है, तो ये 5x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 21x प्लस 7 को 28 प्लस 4 × 5 20x माइनस 7 को 28 अपॉन में 5 × 15x प्लस 5 को 20 माइनस 5 × 15x माइनस प्लस 7 × 21। ठीक है, तो ये माइनस 28 से प्लस 28 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15x से प्लस 15x कैंसिल हो जाएगा। यहां आप देख पा रहे हो कि 41x अपॉन 41 बचा और ये निकाल रहे थे GOF आप देख पा रहे हो x आ गया। तो यही चीज आपको निकालनी थी। ठीक है, GOF और FOG दोनों के लिए x से दिखाना था, तो आपने दिखाया कि अतः FOG x बराबर x इतना दिखाया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब हो गया FOG बराबर I ये है, और GOF x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b जो कि आपको दिया था और आपने दिखा दिया कि GOF बराबर IB है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपने बता दी, इतना लिखना जरूरी नहीं था, आप तो सीधे दिखा रहे हो कि गॉफ बराबर x हो गया और फॉग बराबर x हो गया, बस इतना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उदाहरण नंबर 18 आपको क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि f सच दैट a टेंड्स टू b तथा g सच दैट b टेंड्स टू c एक की है तो GOF सच दैट a टेंड्स टू c भी एक की है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ये कह रहा है क्वेश्चन कि f और g एक ही है। ठीक है, ये कह रहा, तो आप जो दिया उसको लेके चलते हैं, है ना। तो चूंकि f एक ही है, f
एक एक ही है। और जब f एक एक ही है तो कंडीशन क्या होती है, आपने क्या पढ़ रखा है कि fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो यहां से आप कहते हैं कि x1 बराबर x2, और चूंकि g एक एक ही है, ये भी कह रहा आपको सवाल में g एक एक ही है, ठीक है। तो इसलिए gx1 x के लिए ही लेके चलते हैं, gx1 बराबर gx2, तो यहां पर x1 बराबर x2। ये दो चीजें होती हैं, आपने एक एक ही के लिए ये कंडीशन पढ़ रखी है ना। अब हम लेके चलते हैं कि माना GOF A टेंड्स टू C में एक एक ही है, और हम ये दिखा देंगे कि x1 बराबर x2 अगर आ गया तो एक एक ही हो जाएगा। बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि लेके चलिए कि GOF एक एक ही है और आप दिखा दीजिए x1 बराबर x2, ठीक है। क्योंकि एक एक ही होने पर हम क्या लेके चलते हैं, x1 बराबर x2 दिखा देते हैं। तो बस यही चीज आपने पढ़ रखी, तो इसी को लेके चलेंगे। माना या फिर जब GOF एक एक ही है तो आप क्या कहेंगे, यदि GOF एक एक ही है तो GOF x1 बराबर GOF x2, यही लेके चलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है O हटाते हैं, O हटाएंगे और कोष्टक लगाएंगे, तो G और O हटाया तो ये f x1 बराबर G और f x2, ठीक है। अच्छा fx1 क्या था, fx1 और fx2 ध्यान दीजिए, fx1 fx2 था, x1 बराबर x2, तो यहां से ये पुट कर देंगे, ठीक है। fx1 की जगह यहां पर आ जाएगा x1 और g fx2 की जगह आ जाएगा x2। और यहां देखो g x1 x2 के लिए क्या था, g x1 x2 के लिए x1 x2, ठीक है। तो यहां से आप दिखा रहे हैं कि x1 बराबर x2। तो आपने क्या लिया, आपने ये लिया कि GOF x1 बराबर GOF x2 और दिखा दिया x1 बराबर x2। बस इतना करना है, सवाल में ऐसा कुछ खास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि सर ऐसे ही लगाना है, हाँ तो ऐसे ही लगाना है, और कुछ ज्यादा सवाल में करने के लिए है नहीं। बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया है कि GOF x1 बराबर GOF x2 लेके चले और उसको हल करते चले। आपको पता है O को हटा के कोष्टक लगा देते हैं। इसके अलावा चूंकि G और F एक एक ही था वो ऊपर वाला सिस्टम आप लेके चलोगे, ये आपको दे रखा है सवाल में, है ना, क्योंकि G एक एक ही और F एक एक ही। तो इस प्रकार से आपने दिखा दिया और कह दिया कि आता है GOF एक एक ही है, हैंस प्रूव्ड। यहां से आप दिखा रहे हैं कि अतः GOF भी एक एक ही है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर 19 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि f such that A tends to B तथा G such that B tends to C आच्छादक हैं, तो GOF A tends to C भी आच्छादक है, ये आपको दिखाना है। तो सिंपल सवाल है, थ्योरिकली सवाल है। देखिए कैसे, आप सोचिए, आपको सवाल में स्पष्ट तौर से कह रहा है कि F आच्छादक है, G आच्छादक है। अच्छा F अगर आच्छादक है, ये आपने F के लिए लिया, अगर F आच्छादक आप दिखाओगे यहां से और A से B में दिखा रहे हो। अब आपने मान लिया कि जो x है वो A में है, कोई एक अवयव x A में है, y अवयव B में है, तो यहां पर x है, यहां पर y है। तो इसके लिए कनेक्शन एक पूर्व प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा y के लिए, ठीक है। y के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि आच्छादक है तो B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होगा, है ना। B के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन A में बनेगा क्योंकि F आच्छादक है। और फिर कह रहा है कि जो G है वो B से C में आच्छादक है, B से C में आच्छादक दिखा रहे हो आप, B से C में आच्छादक दिखा रहे हो C के लिए, और फलन है G। और आपने मान लिया कि एक C में अवयव Z है, क्योंकि अवयव तो होगा ही होगा ना, एक अवयव Z C में है यहां पर। तो अगर G आच्छादक होगा तो Z का कनेक्शन आप Y से दिखाओगे या किसी से भी दिखाओगे, लेकिन यहां पर जो C में अवयव होंगे वो एक भी छूटेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो अगर आप इस प्रकार से सोच पा रहे हो तो आप निश्चित तौर पे दिखा पाओगे अगर इनका कॉम्बिनेशन लें, जो इनका कॉम्बिनेशन GOF होगा वो भी आच्छादक होगा, क्योंकि Z के लिए प्रत्येक के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब A में उपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार से दिखाना है आपको, ठीक है। थ्योरी लिखनी है, जो भी चीज मैंने बोली बस वो लिख देना, और कुछ खास लिखना भी नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज्यादा कुछ लिखना, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं आपको ऐसे सोचना समझना है, बहुत सिंपल वे में, बिल्कुल साधारण तरीके से, ताकि आप आसानी से लिख लो, समझ गए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने क्या किया, A के लिए x मान लिया, B के लिए y मान लिया, C के लिए z मान लिया, और आप देख पा रहे थे कि अगर F फलन की बात करें तो आच्छादक के लिए y का कनेक्शन x से होगा, और G फलन की बात कर लें तो z का कनेक्शन y से होगा, है ना।
और यहां से जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा GOF के लिए उसको आपको आच्छादक दिखा देना, और थ्योरी की बात है। तो दिया क्या है भाई, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि F और G आच्छादक है। मान लिया हमने, हम मान के चल रहे हैं कि X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B और Z बिलोंग्स टू C। तीन समुच्चय की बात कर रहा था, ABC, जो कि आपको सवाल में दे रखा है, और उसके लिए आपने अवयव मान लिए। और F और G सवाल पहले से कह रहा आच्छादक है और GOF को आच्छादक दिखाना है। तो किस प्रकार से कि जब F आच्छादक है तो सह प्रांत B के प्रत्येक अवयव का प्रांत A में एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा, निश्चित तौर पे, है ना। जैसे यहां पर Y का कनेक्शन X से आप दिखा रहे हो, है ना। और इसी प्रकार जब G आच्छादक है तो सह प्रांत C, यह सह प्रांत, ठीक है, C, सह प्रांत C के प्रत्येक अवयव का प्रांत B में एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा, जो कि आप देख पा रहे हो सवाल जो कि कह रहा था। इसी प्रकार अतः हम कह सकते हैं कि फलन GOF सच दैट A टेंड्स टू C के लिए सह प्रांत C के प्रत्येक अवयव का प्रांत A में एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा, अतः GOF आच्छादक है, हेंस प्रूव्ड। बस थ्योरी लिखनी है, आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत हो रिवर्स करके अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। हाँ, परिभाषा लिखी है मैंने, और कुछ खास किया नहीं है। उदाहरण नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए, F तथा G ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि GOF परिभाषित है, डिफाइन है तथा एक है, इंजेक्टिव है ना, ये कह रहा। तो GOF आपको भैया दे दिया उसने एक ही, GOF तो कह रहा है एक ही है। क्या F तथा G दोनों अनिवार्यता एक ही हैं? ये सवाल पूछ रहा। क्या अगर GOF एक ही है, इंजेक्टिव है, तो क्या F और G का भी एक ही होना जरूरी है? तो यहां पर अपन दिखा देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और F को एक ही लेके चलेंगे, सुनना मेरी बात, F को एक ही लेके चलेंगे, G को एक ही लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आप GOF को एक ही दिखा दोगे। फिर से सुनिए, F को एक ही लेके चलेंगे, G को एक ही लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आप GOF को एक ही दिखा दोगे, क्योंकि सवाल में कह रखा है कि GOF एक ही है। तो GOF का एक ही होना जरूरी है, GOF का एक ही होना जरूरी है। तो आप ये GOF को एक ही दिखा दोगे, लेकिन आप F को एक ही लेके चल रहे हो, G को एक ही लेकिन नहीं चल रहे हो, और बता दोगे कि जरूरी नहीं है कि F और G दोनों एक ही हों, ठीक है। तो चलिए कैसे दिखाना, देखो समझ लो। अगर मैं फंक्शन की F की बात करूं, फंक्शन F के लिए, और आप लेके चल रहे हो फंक्शन, मान लो यहां पर आपने ले लिया 1 2 3, यहां पर आपने ले लिया 4 5 6 7, ठीक है। एक की बात करा, अच्छा तक से कोई मतलब नहीं, और आप कनेक्शन दिखा रहे हो 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से। तो ये तो कनेक्शन हो गया, आपने दिखा दिया F एक की, है कि नहीं। आप F एक की लेके चले। और अगर बात करते G की, तो G के लिए आप क्या करते, पहली बात तो ये जो सह प्रांत है वो प्रांत बन जाता है, यानी 4 5 6 7, और यहां पर आप लेके चले 8 9 10, और आपने कनेक्शन दिखाया 4 का 8 से, 5 का 9 से, और 6 और 7 दोनों के लिए 10 से दिखा दिया कनेक्शन। तो अब ये जो है एक ही नहीं रहा G, ठीक है। लेकिन अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप ये दिखा पाओ कि GOF जो GOF है वो भी एक ही होगा, ठीक है। अब आपको पता है, देखो आप जो सबसे पहले उदाहरण लगाया था वो यही लगाया था कि GOF कैसे बनाते हैं। तो बस यहां से आपको GOF की वैल्यू निकाल लेनी है हर एक के लिए, और सिद्ध कर देना है कि भाई GOF भी इस स्थिति में, जब F एक ही है और G एक ही नहीं है, उस स्थिति में भी GOF एक ही हो रहा है, ये दिखा देंगे। तो यहां अपन ने माना F इस प्रकार से ले लिया कि F सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू 4 5 6 7, ठीक है। और आप कनेक्शन इस प्रकार से ले सकते हैं कि 1 का 4 से, 2 का 3 से, एंड 2 का 5 से, 1 का 4 से, 2 का 5 से, एंड 3 का 6 से। कुछ इस प्रकार से आपने कनेक्शन दिखा दिए, ठीक है। तो फलन F ले लिया, जहां F1 बराबर 4, F2 बराबर 5 और F3 बराबर 6 देख रहे हो। इसके अलावा और G आपने ले लिया 4 5 6 7 टेंड्स टू 8 9 10, जहां पर आप कह रहे हैं कि G4 8 है, G5 9 है, G6 और G7 10 को आप दिखा रहे हो, ठीक है। यानी कनेक्शन आप किस प्रकार से कि 4 का 8 से, 5 का 9 से, एंड 6 और 7 का आप 10 से दिखा रहे हो कनेक्शन। अब यहां पर आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे हो कि चूंकि F एक ही लेके चले, ठीक है, और G एक ही नहीं है, ठीक है। यहां पर आपने क्या देखा है कि F एक ही है, F एक ही है ये, और यहां लेके चले कि G एक ही नहीं है, G एक ही नहीं है, ये लेके चले। अब हम बात कर लेते हैं GOF की।
अब GOF भी एक ही होना चाहिए, या फिर भी एक ही, फिर भी गॉफ एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे गॉफ की वैल्यू निकालेंगे? GOF। अच्छा, F के साथ क्या क्या कनेक्शन है? देखो F के साथ 1 है, 2 है एंड 3 है, तो 1 को ले लेंगे, 1 लिया और कोष्टक हटाएंगे तो G और F1, और F1 की वैल्यू कितनी थी? F1 की वैल्यू थी 4, तो G4, और G4 बराबर कितना है? G4 बराबर है 8, ये हो गया 8। फिर GOF, F के साथ 2 यानी GF2, और F2 की वैल्यू थी 5, F2 की वैल्यू थी 5, तो यहां से ले रहे हैं G5, एंड G5 की वैल्यू क्या थी? G5 की वैल्यू 9 है ना। इसके बाद GOF3 एंड G कोष्टक लेंगे, F3 की वैल्यू 6, F3 की वैल्यू भाई 6, F3 की वैल्यू 6 रख दीजिए, F3 की वैल्यू 6, तो G6 हो गया, और G6 का मान था 10, G6 का मान था 10। तो आप निश्चित तौर पे देख रहे हो। अच्छा, ये ध्यान रख सकते हो कि गॉफ के लिए अगर हम बात करते हैं गॉफ के लिए, तो ये आपका तो पहला जो शुरुआत में होगा वो प्रांत होगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो सह प्रांत होगा, है ना। तो आप निश्चित तौर पे कह पा रहे हैं कि GOF है, यहां पर अगर आप प्रांत में देखिए, प्रांत क्या मिल रहे थे? प्रांत मिल रहा था 1 2 3, सह प्रांत क्या परसर क्या मिल रहा? 8 9 10, परसर मिल रहा 8 9 10। और ये कनेक्शन अगर आप कर रहे हो 1 का 8 से, 2 का 9 से, 3 का 10 से, तो आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि GOF आपने एक ही दिखा दिया। तो इस पूरे सवाल का कंक्लूजन यही था। सवाल कह रहा था कि अगर गॉफ एक ही है, इंजेक्टिव है, तो क्या आपका ये जरूरी होना है कि G और F दोनों एक ही हो जाए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपने यही चीज दिखाई है कि अगर G एक ही है, अगर F एक ही है, F एक ही है, G एक ही नहीं है, तब भी कंडीशन में GOF एक ही हो जाएगा। समझ गए? अतः स्पष्ट है कि यदि गॉफ एक ही, तब F और G का एक साथ एक ही होना आवश्यक नहीं है। F के एक ही होने पर, G के एक ही ना होने पर भी, F के एक ही होने पर और G के एक ही ना होने पर भी गॉफ एक ही है। ये आप दिखा पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेम टू सेम सवाल है, मैंने कुछ भी अंतर नहीं किया इस सवाल में। जैसा उदाहरण नंबर 20 लगाया है, वैसे उदाहरण नंबर 21 लगाया, टिट्टो वही चीज हो रही है, कोई अंतर नहीं है। सवाल क्या है देखिए, उदाहरण नंबर 21 कह रहा है कि यदि गॉफ आच्छादक है तो क्या F और G दोनों अनिवार्यता आच्छादक हैं? समझना बात को। अब ऊपर वाले में कह रहा था एक ही है, तो क्या F और G का एक ही होना जरूरी है? यहां कह रहा कि अगर गॉफ आच्छादक है तो क्या F और G का आच्छादक होना जरूरी है? मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं जो उदाहरण नंबर 20 में लिए थे। ठीक है, अब यहां देखो, फलन F ले लिया आपने, और इसमें आप इस प्रकार से फलन ले रहे हैं कि एक का कनेक्शन 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से दिखाया, और आप देख पा रहे हैं यहां पर अपन ने 7 को छोड़ दिया। यानी कि इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं कि F आच्छादक नहीं है, ये ले रहे हैं, G आच्छादक है, ये लेके चल रहा है, और आप दिखा दीजिए कि इस स्थिति में भी गॉफ जो होगा, GOF गॉफ जो होगा वो भी आच्छादक बना रहेगा। अगर F आच्छादक नहीं है, G आच्छादक है, तब भी गॉफ आच्छादक बना रहेगा, ये आप दिखा दोगे। ठीक है, तो F को आच्छादक नहीं लेके चले, तो माना F आच्छादक नहीं है, F सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू 4 5 6 7, जहां F1 का मान 4 माना, F2 का मान 5 माना और F3 का मान 6 माना, ये मान के चल रहा है। आप कुछ भी ले सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD PQRS। ठीक है, हाँ, और G आच्छादक लेके चले, तो G सच दैट 4 5 6 7 टेंड्स टू 8 9 10, और आप फलन देख पा रहे हो। यहां पर आप कनेक्शन इस प्रकार से ले लो, चूंकि अच्छा से दिखाना है, तो 4 के लिए 8, 5 के लिए 9, और चूंकि छोड़ नहीं सकते, याद रखिएगा फलन के लिए प्रांत में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फलन की परिभाषा होती है कि फलन की परिभाषा क्या है कि प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये सबसे शुरुआत में मैंने बताया था आपको। और 6 और 7 के लिए इकट्ठा कनेक्शन दिखा दो। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो G जो है आच्छादक दिखा रहे हो, है ना। तो जहां मान लिया, जहां G4 का मान 8 है, G5 का वैल्यू 9 है, एंड G6 G7 की वैल्यू अपन 10 लेके चले। तो अगर अपन वैल्यू निकालें गॉफ 1 की, आपको पता है F के साथ क्या था, 1 2 3 था, तो गॉफ 1 ले रहे हैं,
कोष्टक हटाएंगे, ओ हटाएंगे और कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, F1 का मान कितना था, 4 था। F1 का मान 4 था तो G4 की वैल्यू 8, और यहां पर GOF2 यानी G और O हटाया, कोष्टक लगाया 2, और F2 की वैल्यू 5 थी तो G5। F2 की वैल्यू कितनी थी, देखो F2 की वैल्यू 5, F1 की वैल्यू 4, F3 की वैल्यू 6। ठीक है, तो G5 का मान 9 है, G5 का मान 9 है। एंड GOF3 निकाल रहे हो तो O हटाया, देन F3 की वैल्यू 6 तो G6, और G6 की वैल्यू आप देख पा रहे थे 10, तो बराबर में 10। तो यहां पर आप ये लेके चल रहे हो, ये तो हो गया प्रांत और ये हो गया सह प्रांत। ठीक है, तो यहां अगर हम बात कर लेते, ये 1 2 3 और यहां पर है 8 9 10, एंड कनेक्शन आप इस प्रकार से दिखा पा रहे हो, 1 का 8 से, 2 का 9 से, 3 का 10 से। तो आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो जो गॉफ है वो आच्छादक हो रहा है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि यदि गॉफ आच्छादक है तो F और G दोनों का एक साथ आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। F आच्छादक नहीं है और G आच्छादक है, फिर भी गॉफ आच्छादक है। ये हो गया आंसर। ये आप इस प्रकार से दिखा रहे हो। क्या पूछ रहा था, आपको सिद्ध नहीं करने के लिए कह रहा था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा, सिद्ध नहीं करना था। आगे देख लेते हैं, कुछ नोट मैंने लिख लिए हैं ताकि आप पॉइंट इनको ध्यान रख सको कि नोट के तौर पे अतः स्पष्ट है कि गॉफ के एक ही होने पर, उदाहरण नंबर 20 में जो आपने पढ़ा था, है ना, गॉफ के एक ही होने पर F निश्चित ही एक ही होगा। ये उदाहरण नंबर 20 में पढ़ा। इसी प्रकार गॉफ के आच्छादक होने पर G निश्चित ही आच्छादक होगा। ये उदाहरण नंबर 21 में पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा उदाहरण नंबर 20 और 21 में? अतः स्पष्ट है कि गॉफ के एक ही होने पर F निश्चित ही एक ही होगा। इसी प्रकार गॉफ के आच्छादक होने पर G निश्चित ही आच्छादक होगा। सिंपल। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 18, 19, 20 के आधार पर आपने कुछ नोट्स बनाए। उदाहरण नंबर 18 आपको कह रहा था कि यदि फलन F और G एक ही है तो गॉफ भी एक ही होगा। ये उदाहरण नंबर 18 में देखा था। उदाहरण नंबर 19 में कि यदि फलन F और G आच्छादक है तो गॉफ भी आच्छादक होगा, 19 में देखा। 20 और 21 में आपने पढ़ा कि यदि गॉफ एक ही है तो F एक ही होता है, लेकिन G एक ही होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार सेम वे आप कहते हैं कि यदि गॉफ आच्छादक है तो G आच्छादक होता है, लेकिन F का आच्छादक होना आवश्यक नहीं है। रटने वाले पॉइंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट है ताकि आप इनको ध्यान रख पाओ बस। उदाहरण की बात कर लेते हैं। अगला जो उदाहरण दे रहा आपको, उदाहरण नंबर 22। मान लीजिए कि F सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ABC तथा एक ही तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि F1 बराबर A, F2 बराबर B और F3 बराबर C। तो सिद्ध कीजिए कि फलन G सच दैट ABC टेंड्स टू 1 2 3 का ऐसा अस्तित्व है ताकि गॉफ बराबर IX तथा फॉग बराबर IY, जहां X बराबर 1 2 3 तथा Y बराबर ABC। ठीक है, ये आपको सवाल इस प्रकार से दे दिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस पूरे आपके एक्सरसाइज में जो उदाहरण देख रहे हो 1.3 में दो कॉन्सेप्ट है, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एंड व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन। तो अब ये जो उदाहरण है ये इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में फाउंडेशन है कि व्युत्क्रमणीय फलन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ये उस बारे में बात करेगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको याद होगा 1.3 के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो व्युत्क्रमणीय फलन होता है वो एक ही आच्छादी फलन होता है। एक ही भी होता है, आच्छादी होता है, दोनों, है ना, बाइजेक्टो। तो दिया क्या क्या भाई, फलन दे दिया F के लिए, और ये क्या कनेक्शन कह रहा है F1 बराबर A, F2 बराबर B और F3 बराबर C, और G दे दिया फलन इस प्रकार से कि GA बराबर 1, GB बराबर 2 और GC बराबर 3। X बराबर 1 2 3 कह रहा, Y बराबर ABC कह रहा। गॉफ निकालते हैं। F के साथ 1 2 3 था, देख रहे हो, F के साथ 1 2 3 था, तो यहां से निकालते हैं वैल्यू गॉफ के लिए। तो हो जाएगा O हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, कोष्टक लगाया, F1 की वैल्यू A, F1 की वैल्यू कितनी A, तो GA और GA की वैल्यू 1। अब यहां से गॉफ 2, GO हटाया, कोष्टक लगाया, F2 की वैल्यू B, GB और GB की वैल्यू 2, एंड गॉफ 3, GO हटाया, कोष्टक लगाया, F3 एंड F3 की वैल्यू C, GC। ठीक है, GC की वैल्यू 3। तो यहां से आप गॉफ के बारे में क्या जान पा रहे हो? आपने गॉफ के लिए फंक्शन देखा कि गॉफ सच दैट, प्रांत तो ये रहा आपका भाई, देखो गॉफ के लिए प्रांत ये बना रहे हो और सह प्रांत ये बना रहे हो, परसर कनेक्शन हो रहा है तो परसर बना रहे हो बेसिकली। तो गॉफ 1
2 3 such tends to गॉफ सच दैट 1 2 3 टेंस टू 1 2 3। इसका मतलब क्या कि भाई जो गॉफ है, गॉफ वो आई एक्स के बराबर हो रहा। क्यों? क्योंकि आप जो निकाल रहे हो वो 1 2 3 निकाल रहे हो, और 1 2 3 क्या है? एक्चुअली में एक्स है ना। देखो 1 2 3 और कुछ नहीं है, एक्स है। तो आपने क्या दिखाया? गॉफ बराबर आई एक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉग की। तो फॉग जी के साथ ए था, तो एफ ओ हटाएंगे तो जी ए, और जी ए का मान 1 था, जी ए का मान 1 था तो एफ 1, और एफ 1 की वैल्यू ए। इसी प्रकार एफ जी बी की वैल्यू 2 थी तो एफ 2 का मान बी है। फॉग सी यानी एफ जी सी, देन जी सी की वैल्यू 3 है, एफ 3 एंड एफ 3 की वैल्यू सी। तो यहां से आप क्या ले रहे हैं कि देख रहे हैं ये हो गया प्रांत, ये हो गया परिसर। तो फॉग के बारे में क्या जानकारी है कि फॉग ए बी सी टेंस टू ए बी सी। ठीक है, तो ये हो रहा है फॉग बराबर आई वाई। फॉग बराबर किसके कर रहे हैं? फॉग बराबर कर दिया आपने आई वाई, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी फंक्शन दिखा रहे हो, तत्समक फलन आप दिखा पा रहे हो। और यही चीज आपको दिखानी थी। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था एक ऐसा अस्तित्व है ताकि गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर आई वाई ये हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको दिखाना था और ये आपने चीज दिखा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के आधार पे आप क्या जान पा रहे हो? इस सवाल के आधार पे आप जान पा रहे हो व्युत्क्रमणीय फलन को, कि ये जो यहां से आप पता कर रहोगे वो व्युत्क्रमणीय फलन करोगे। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज समझो, सवाल आपको पहले से कह रहा था कि एक ही और आच्छादक, और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आपने निकाला फॉग और गॉफ के बारे में और ये बता रहे हो, तो ये किस प्रकार का फंक्शन को बता रहा है? ये व्युत्क्रमणीय फलन को बता रहा है। ठीक है, अब क्या होता है व्युत्क्रमणीय फलन वो डिटेल में जान लेते हैं। तो व्युत्क्रमणीय फलन यानी इनवर्टिबल फंक्शन किस प्रकार से कि फलन एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई, एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई को व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं यदि फलन जी सच दैट एक्स टेंस टू वाई। तो एक चीज आपने गौर की कि दोनों के लिए जो आपका प्रांत और परिसर हो रहा है वो एक्स वाई हो रहा है दोनों के लिए। ठीक है, इस प्रकार है कि गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर आई वाई। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज गॉफ बराबर आई एक्स, और इस आई एक्स का मतलब बेसिकली क्या है? इस आई एक्स का मतलब ये है कि आप दिखाओगे गॉफ बराबर एक्स, ये निकालोगे, और यहां पर फॉग बराबर वाई आई वाई, तो इस आई वाई का मतलब है वाई, तो यानी आप दिखा दोगे फॉग बराबर वाई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, क्या याद रहेगा आपको कि गॉफ बराबर एक्स एंड फॉग बराबर वाई। ठीक है, इस प्रकार से याद रहेगा। और अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप तो गॉफ और फॉग में ये देखना आखिरी में कौन है, आखिरी में एफ है ना, और एफ के लिए क्या ध्यान रखोगे? एफ के लिए एक्स ध्यान रखोगे, और यहां देखो जी के लिए क्या ध्यान रखोगे? जी के लिए वाई ध्यान रखोगे। क्लियर है? याद रहेगा, गॉफ के लिए एक्स, फॉग के लिए वाई, ये आप हल करके दिखाओगे बस, और इतना दिखाओगे और व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और कुछ नहीं करना सवालों में, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम यानी इनवर्स कहते हैं, और जी को एफ इनवर्स से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो जी है उसको अपन एफ इनवर्स भी लिखते हैं और इसे इनवर्स या प्रतिलोम बोलते हैं। और नोट देख लेते हैं कि यदि एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्यता एकेकी तथा आच्छादक होता है। इसी प्रकार यदि एफ एकेकी तथा आच्छादक होता है तो एफ अनिवार्यता व्युत्क्रमणीय होता है। दोनों चीजें वाइस वर्सा काम करेंगी। ठीक है, अगर एफ व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एफ आपका बाइजेक्टिव भी होगा, एकेकी और आच्छादक होगा। इसके अलावा अगर एफ एकेकी आच्छादक है यानी बाइजेक्टिव है तो वह इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन भी होगा। क्लियर है बात? चलिए, हाँ, बस जोश बनाए रहिए। उदाहरण नंबर 23 देखिए, बेहतरीन मजा आ जाएगा। मान लीजिए कि एफ सच दैट एन टेंस टू वाई, एन से वाई में कह रहा कुछ इस प्रकार से एफ एक्स बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y बराबर दिया है y बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट y बराबर 4x + 3 किसी x बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अब समझो सवाल को लगाना कैसे है। देखो दिया क्या है, फलन दे दिया f(x) बराबर 4x + 3 दे दिया, y की वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, सब सवाल बहुत ही सिंपल रहेगा। आप समझो f(x) बराबर 4x + 3, आपको पता है f(x) की जगह क्या लेते हैं, f(x) की जगह y लेते हैं,
तो y बराबर 4x प्लस 3, सवाल में कह भी रहा था, देखो y बराबर 4x प्लस 3। अब यहां से x की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो y माइनस 3 बराबर 4x, देन यहां से x बराबर 4 का भाग करेंगे तो y माइनस 3/4 हो जाएगा। अब ये जो x है इसको अपन बोलते हैं gy, क्या बोलेंगे, gy, y माइनस 3/4। ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा आपको, ये जो fx है इसको y बोल रहे हैं और gy यानी कि x, y के लिए fx, x के लिए gy, इस तरीके से होता है। तो ये gy हो गया। अब निकालेंगे फॉग और गॉफ, और व्युत्क्रमणीय फलन दिखाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि फॉग के लिए y दिखाओगे और गॉफ के लिए x दिखाओगे। ये ध्यान रखना, आखिरी वाले से याद रखना, g के लिए y और f के लिए x, आखिरी वाले से, ठीक है। अब फॉग और गॉफ निकाल लेते हैं। चलिए देख लीजिए किस तरीके से फॉग और गॉफ की अपन बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो गॉफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। गॉफ, तो GOF, F के लिए x लेना है, F के लिए x, O हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे fx। fx का मान कितना था, fx का मान था 4x प्लस 3, ठीक है, fx का मान कितना था 4x प्लस 3, g 4x प्लस 3। अच्छा देखो, gy की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, gy की वैल्यू ये निकाली थी, तो अब y के स्थान पर है 4x प्लस 3, यानी y के स्थान पे आप इक्वेशन में, फंक्शन में y के स्थान पे 4x प्लस 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर रख रहे हैं इस जगह पर 4x प्लस 3 माइनस 3 बटे 4, 3 से 3 कट गया, बचा 4x/4, 4 से 4 कटा, तो गॉफ बराबर क्या दिख रहे हो, गॉफ बराबर दिख रहे हो x, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि गॉफ बराबर हो गया ix, गॉफ बराबर ix। अब बात कर लेते हैं फॉग की, FOG। तो अगर फॉग लिया तो g के साथ क्या लेते हैं, y लेते हैं, तो FOGY। अच्छा, gy की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, gy की वैल्यू थी y माइनस 3/4, ठीक है। f पहले o हटाओ, gy एंड f y माइनस 3/4। अच्छा, fx कितना था, fx था 4x प्लस 3, और fx 4x प्लस 3 था, और ये f y माइनस 3/4 कह रहा, यानी x के स्थान पे आपको रख देना y माइनस 3/4, ठीक है। यहां पर 4x के स्थान पे y माइनस 3/4 प्लस 3। अच्छा देखो, 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा, तो y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया तो बचा y। तो आप कह रहे हैं कि फॉग बराबर y, यानी आपने कहा कि फॉग बराबर IY, फॉग बराबर IY, x IX कहलाता है, y IY कहलाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप निश्चित तौर से कह पा रहे हैं कि अतः स्पष्ट है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है, और जो उसका प्रतिलोम निकाला था यानी gy, ये जो gy निकाला था ये कहलाएगा प्रतिलोम, इनवर्स कह रहा था ना सवाल क्या कह रहा था, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो, ठीक है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, तो जो gy की वैल्यू होती है वही आपका प्रतिलोम फलन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या दिखा रहे हैं कि चूंकि गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर IY, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, हैंस प्रूफ, ठीक है। और प्रतिलोम फलन पूछ रहा था, तो प्रतिलोम फलन gy बराबर y माइनस 3/4, ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उदाहरण नंबर 24 आपको कह रहा है कि मान लीजिए कि y बराबर n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सबसेट ऑफ कैपिटल N है, फलन f सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल Y, जहां fn बराबर n स्क्वायर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, वही चीजें जो आपने ऊपर की उसी प्रकार लगा देंगे। फॉग बराबर आप IY और गॉफ बराबर IX दिखा देंगे, ठीक है। दिया है फलन इस प्रकार से fn बराबर n स्क्वायर, और ये दे दिया। अच्छा, fn बराबर n स्क्वायर दिया है तो x में बना लो फलन को, कोई दिक्कत नहीं, जब n में है तो x में बना सकते हैं। माना x में मान के चलते हैं फलन को, माना fx बराबर x स्क्वायर, माना fx बराबर x स्क्वायर, आपको पता है fx की जगह y लेंगे तो y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y, और आपको पता है x के स्थान पर रखेंगे gy बराबर अंडर रूट y हो जाएगा। अब फॉग और गॉफ निकाल लो, ठीक है। तो गॉफ की बात करें, गॉफ की बात आपको पता है, गॉफ में f के साथ x लेंगे, o हटाएंगे और कोष्टक लगाएंगे, fx हो जाएगा
एफ एक्स के स्थान पर रखना है क्या, एफ एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी वाई की वैल्यू ये थी अंडर रूट वाई, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कर रहा है तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो यहां से आपने क्या देखा कि जी ओ एफ बराबर दिखाया आपने आई एक्स, ठीक है। इसके अलावा फॉक की बात कर लें अगर अपन, फॉक की बात, ठीक है, तो आपको पता है एफ ओ, जी के साथ क्या लेना है, वाई लेना है, एफ ओ हटाएंगे तो ये हो जाएगा जी वाई, एंड जी वाई के साथ, जी वाई के साथ रखना अंडर रूट वाई, तो एफ अंडर रूट वाई। अच्छा, एफ अंडर रूट वाई हो रहा और यहां पर आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अंडर रूट वाई, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था ना, और यहां पर दिया एफ अंडर रूट वाई, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर। अब अंडर रूट वाई का स्क्वायर कह रहे हैं तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर से बचेगा वाई, तो यहां से आपने कह दिया कि फॉग बराबर आई वाई, फॉग बराबर आई वाई। अब आप निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि भाई हमने जीओ एफ गॉफ बराबर आई एक्स दिखाया और एफ ओ जी बराबर आई वाई दिखाया है, तो एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ व्युत्क्रमणीय फलन है और जिसका प्रतिलोम हो जाएगा अंडर रूट वाई। तो यहां से आपने देखा है कि चूंकि गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर आई वाई, इसलिए एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, हैंस प्रूफ, ठीक है। और प्रतिलोम फलन पूछ रहा था तो प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दे रहा है उदाहरण नंबर 25, मान लीजिए कि एफ सच दैट एन टेंड्स टू आर, एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट एन टेंड्स टू एस, जहां एस एफ का परसर है, व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन दिखाना है और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको जो दिया है वो ले लिया, फलन लिया है, एफ एक्स बराबर इतना लिया है, ठीक है। एफ एक्स के स्थान पे वाई रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। अच्छा, यहां पर हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स दोनों चीज नहीं, तो क्या करोगे, आपने कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 4 में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड निकालना सीखा है, तो इसको अपन पूर्ण वर्ग विधि की उससे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ए स्क्वायर फिर 2ab, तो 2ab में 2 तो होता ही होता है 2, और a के स्थान पे क्या लोगे, a के स्थान पे 2x लोगे, ये जो 2x दिया है वो लोगे 2x, और b के स्थान पे चूंकि 12x है और 2 दूनी 4 हो गया, अब कमी कितने की है, 3 की, 3 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा, तो ये गुणा कर देते हैं 3 का, तो देखो 12x हो गया पूरा पूरा, 2 दूनी 4 थी 12, और ये कहलाएगा b, ये हो गया 2, फिर a हो गया और फिर अगला पार्ट b होता है, तो ये 3 कहलाएगा b, तो b स्क्वायर यानी 9, तो 15 में से 9 ले लिया, बचा कितना 6, तो 6 और निकाल लो, तो इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। तो ये अब यहां पर ये जो इतना कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जहां पर a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3, ठीक है, क्योंकि 9 है, 9 किसका 3 का वर्ग होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इतने में, इतने की जगह क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा y बराबर a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर 3, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब यहां से 6 को इस तरफ ले आओ, 6 को ट्रांसफर कर रहे हो, तो y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। तो अंडर रूट y माइनस 6, 3 घटेगा तो माइनस का 3 बराबर 2x, तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस का 3 अपॉन 2, और x के स्थान पे लेना है gy बराबर कितना, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब गॉफ और फॉग निकाल लेंगे, तो अगर अपन गॉफ की बात करते हैं जीओ एफ, तो क्या f के साथ x को लेना है, f के साथ x को लेना है, और o हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जी एफ एक्स, और g एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एफ एक्स की वैल्यू रखनी है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, एंड जी वाई, देखो भाई जी वाई इतना था, जी वाई है ना, और वो कह रहा है जी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, यहाँ पर 12x है, 12x 12x प्लस 15, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे जी वाई के स्थान पे, y था, अब y के स्थान में 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 कह रहा था, वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर अगर अपने वैल्यू रखी y के स्थान पर अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस का 6
और माइनस का 3 अपॉन बटे में 2, इस तरीके से। तो ये कितना हो रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x, 15 में से 6 जाएंगे तो प्लस का 9 बचा, और यहां से माइनस का 3 बटे 2। अच्छा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, आपको ये पता है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है, और ये माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा, और ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो ये 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, और 3 से 3 काट रहे हो, और यहां तक गॉफ बराबर 3 से 3 काटा तो ये हो गया 2x अपॉन 2, तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा। तो यहां से आप कह रहे हैं कि गॉफ बराबर आ गया ix, गॉफ बराबर क्या आ गया ix। अब फॉग की बात कर लेते हैं, तो FOG, और g के साथ लेना है y, और o हटाएंगे तो FGY। अच्छा GY की वैल्यू अपन ने निकाली थी ऊपर, तो GY की वैल्यू ये है अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे GY की वैल्यू F क्या अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 ये। अच्छा fx था 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, तो वहां पर ये पुट कर देंगे x के स्थान पे, तो यहां पर करते हैं, तो 4x के स्थान पे रख रहे हैं अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 12x के स्थान पर रख रहे हैं अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 15, इतना रखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये ऊपर होल स्क्वायर खोल देंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये कितना a4 माइनस 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अंडर रूट वाई माइनस 6 एन गुणे 3, ठीक है, और ये बटे में 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इतना, ठीक है। 2 से 12 को काट लो तो ये बचेगा 6, तो यहाँ बचना है 6, और अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 और प्लस का 15, ठीक है। अच्छा ये ऊपर नीचे 4 से आप काट रहे हो, 4 से 4 काट सकते हो बिल्कुल, और यहाँ पर वर्गमूल से ये वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, एक हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ बच रहा है वाई माइनस 6 प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6 अंडर रूट वाई माइनस 6, 6 का अंदर गुणा करो प्लस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 6 18 प्लस 15, तो यहाँ सबसे पहले तो ये अंडर रूट ये वाला सिस्टम कट जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर है वाई और 9 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 18 प्लस 15, ठीक है, तो 18 और 6 हो जाएगा 24, 15 9 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा प्लस 24 माइनस 24, तो प्लस 24 माइनस 24 कट रहा है, तो यहाँ से बच गया बराबर में y, क्या फॉग बराबर, यानी आप कह रहे हैं कि भाई फॉग बराबर आ गया IY, फॉग बराबर IY आ गया, बस सिंपल, आपने गॉफ बराबर IX दिखा दिया, ठीक है, और फॉग बराबर IY दिखा दी, यही चीज दिखानी थी। तो आप कह रहे हैं कि जो फलन है फाइनली, आपने क्या बताया कि फाइनली जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, गॉफ बराबर IX एंड फॉग बराबर IY, ये दिखा दिया। इसके अलावा प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा भाई, प्रतिलोम फलन हो जाएगा GY वाली वैल्यू, तो आपने दिखाया कि गॉफ बराबर IX और फॉग बराबर IY, ये आपने दिखा दिया, तो इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है, हेंस प्रूव्ड, ओके। जहां f का प्रतिलोम अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 26 आपको दिया है, कह रहा है कि 3 फलन f सच दैट n टेंड्स टू n, g सच दैट n टेंड्स टू n तथा h सच दैट n टेंड्स टू r पर विचार कीजिए, जहां fx बराबर 2x, gy बराबर 3y प्लस 4 तथा hz बराबर sin z फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू कैपिटल N, सिद्ध कीजिए कि HOGOF बराबर HOGOF, इतना आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो जो दिया है भाई फलन आपको दिया है FGH, है ना, FGH फलन दे दिया, तो FX दिया, GY दिया और HZ दिया, और LHS RHS लेके सवाल को हल कर लेंगे। देखते हैं भाई LHS की अगर बात करें तो LHS क्या दिखाना भाई, LHS में HOGOF, ठीक है, HO और GOF, इस प्रकार से सबसे पहले तो X ले लेंगे, तो HO एंड GOF और X। अब ये वाले जो O देख रहे हो, आपको पता है O के स्थान पर अपन कोष्टक लगाते हैं, तो कोष्टक लगाएंगे तो ये हो जाएगा H, O हटाएंगे, कोष्टक लगाया, GOF और
इस प्रकार से, और ये x और ये एक कोष्टक इस प्रकार से। अब ये x के साथ f के साथ x को ले लेंगे, h और GOF x इस प्रकार से। अब ये o g के साथ जो o है इसको हटा लीजिए और यहां पर कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो h एंड g कोष्टक fx कोष्टक बंद और इस प्रकार से। fx की वैल्यू कितनी रखनी थी? fx की वैल्यू आपको रखनी थी 2x, ठीक है। fx की वैल्यू रखनी है 2x, तो ये हो जाएगा h g 2x। अच्छा, gy था 3y प्लस 4, gy था 3y प्लस 4, लेकिन g 2x कह रहा, तो y के स्थान पे 2x रख देंगे। तो h एंड 3y था तो ये हो जाएगा 3 2x प्लस 4 इस प्रकार से मिल जाएगा। ये हो जाएगा h 6x प्लस 4 एंड h z था साइन z, तो ये 6x प्लस 4 के हिसाब से हो जाएगा साइन 6x प्लस 4 इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले जो बाहर में ओ दिया है उसको हल कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ना नहीं है, इतना कठिन सवाल है भी नहीं है। तो ये वाला यहाँ पर अपन ने ये वाला ओ हल किया और इस वाले में पहले इस वाले ओ को ले लेंगे, ठीक है। वैसे ये भी इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपको सिद्ध करके दिखाना है तो आप दिखा देंगे आसानी से। तो RHS की बात कर लें, ये दिया है HOG एंड OF, तो F के साथ पहले तो अपन X लेंगे, तो HOGOFX। अब बाहर जो O दिख रहा है उसको मैं कोष्टक हटाएंगे, उसको हटा के कोष्टक लगाएंगे, तो HOG और यहां पर आपने कोष्टक लिया FX इस प्रकार से, ठीक है। O हटाया, कोष्टक लिया। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो HOG एंड कोष्टक FX इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर H के साथ जो O है उसको हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, तो HG एंड FX, ठीक है। अब देखो इस चीज दोनों चीजें सेम टू सेम हो गई, आप देख पा रहे हो यहां पर भी और यहां पर भी दोनों ही सेम हो गई। तो बस बाकी का आपको पता है कि आगे कैसे हल होगा। तो HG FX की जगह आएगा 2x, ठीक है, और GY का मान था 3y प्लस 4, तो G 2x हो जाएगा, y के स्थान पे 2x रख देंगे, तो H एंड 3 2x प्लस 4 इस प्रकार से, है ना। तो ये हो जाएगा 6x, तो H 6x प्लस 4, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। तो यहां आप देख पा रहे हो कि LHS और RHS दोनों ही चीजें बराबर हो गई, तो हेंस प्रूव्ड हो गया जो आपको सिद्ध करना था। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए HOGOF बराबर HOGOF हेंस प्रूव्ड, ये आपने दिखा दिया, ठीक है। अब इसी पर आधारित आपका ये प्रमेय दिया है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 19 में। प्रमेय आपको दिया है कि यदि f सच दैट x टेंड्स टू y एंड g सच दैट y टेंड्स टू z तथा h सच दैट z टेंड्स टू s, तीन फलन हैं तो HOGOF बराबर HOGOF, ठीक है। तो सिंपल चीज है यार, कुछ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप ऊपर दिखाई दिए हो, ये देखो यहाँ पर आपने ये चीज दिखाई थी कि नहीं, यहाँ तक, तो बस इतना आपको दोनों में LHS और RHS दोनों में इतना दिखा देना है ना, LHS RHS सिद्ध कर दोगे, आसानी से बन जाएगा। देख लेते हैं, LHS RHS ले लिया तो करना क्या है, सबसे पहले x ले लेना है, तो GOF और x, तो ये हो जाएगा HO, x को अंदर ले आएंगे GOF x इस प्रकार से, ठीक है। O हटाएंगे ये वाला H के साथ जो है, तो इसको हटाया एंड GOF x इस प्रकार से ले लेंगे, और अब ये जो G वाला है इसके हटा देंगे, तो HGF x इस प्रकार से, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया LHS। देन RHS की बात कर लो, तो HOG और OFX। अभी जो बाहर O देख रहे हैं उसको हटाते हैं, तो HOG एंड FX इस प्रकार से, ठीक है। FX को अंदर ले लेते हैं, तो HOG एंड ये हो जाएगा FX इस प्रकार से। अब ये H के साथ जो O है उसको हटा दो, तो H आ जाएगा GFX। अब देख लो LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS, बस हेंस प्रूव्ड, ये हो गई थ्योरम आपकी फिर में। तो यहां से आपने कहा कि भाई अतः HOGOF बराबर HOGOF, ये आपने हेंस प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। उदाहरण नंबर 27 काफी लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है लेकिन ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। देखते हैं, आपको दिया है f फलन f सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ABC तथा g सच दैट ABC टेंड्स टू सेब गेंद बिल्ली, ठीक है। कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है, F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C,
GA बराबर सेब, GB बराबर गेंद, GC बराबर बिल्ली द्वारा परिभाषित फलों पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि F, G और GOF व्युत्क्रमणीय है। इसके अलावा आपको कह रहा है F इनवर्स, G इनवर्स और GOF इनवर्स ज्ञात कीजिए, और ये चीज और सिद्ध करने के लिए कह रहा। तो आप पहले ये देख लेते हैं कि F, G और GOF व्युत्क्रमणीय, इतना दिखाते हैं, ठीक है, और F इनवर्स, G इनवर्स और GOF इनवर्स ज्ञात करते हैं। पहले इतने की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको फलन दे दिया, चूंकि F सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ABC, और जहां F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C। तो आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि F1 यहाँ 1 का मान A है, ये 2 B से हो रहा, 3 C से कनेक्शन हो पा रहा है ना। और ये देख पा रहे हैं फलन के आधार पे, आप तीर एरो डायग्राम की मदद से देख पा रहे हैं कि नहीं, कि एक एक की भी है और आच्छादक भी है, और जो फलन एक एक की आच्छादी होगा वह आपका व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ये बात स्टार्टिंग में बता दी गई थी आपको, ठीक है ना। जो फलन एक एक की आच्छादी होता है वही फलन व्युत्क्रमणीय आपका फलन बनता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि F एक एक की तथा आच्छादक है, इसलिए F व्युत्क्रमणीय फलन है। अब अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स में क्या हो जाएगा कि बस जो सह प्रांत है वो प्रांत में बदल जाएगा, जो प्रांत है वो सह प्रांत में। तो इस तरफ से अगर देखोगे तो ये F इनवर्स कहलाने लगेगा। तो यहां से आप क्या कह दोगे कि F इनवर्स अगर आपको बताना है F इनवर्स, तो जो सह प्रांत है वो प्रांत में बदल जाएगा, यानी कि आप ABC को पहले ले लोगे और टेंस टू प्रांत जो था F के लिए 1 2 3 वो हो जाएगा सह प्रांत। इस तरीके से आप दिखा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, F इनवर्स ज्ञात कर दिया, है ना। फिर अगर G की बात कर लें तो G में आप कह रहा था कि G सच दैट ABC टेंड्स टू सेब, गेंद, बिल्ली। जहां पर सवाल आपको कह रहा है कि GA बराबर सेब, GB बराबर गेंद, GC बराबर बिल्ली, ये दे रखा है। तो अगर आप ये देखो कि A कनेक्टेड हो रहा है सेब से, B कनेक्टेड हो रहा है गेंद से, और C कनेक्टेड हो रहा है बिल्ली से, तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हैं कि जो फलन G है वह एक एक की आच्छादी है, और जब फलन एक एक की आच्छादी होगा तो वह एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। तो चूंकि G एक एक की तथा आच्छादक है, इसलिए G व्युत्क्रमणीय फलन है। और इनवर्स के लिए क्या कर दोगे, बस सिंपली जो सह प्रांत है वो प्रांत, और जो प्रांत है वो सह प्रांत, है ना। इस तरीके से G इनवर्स कहलाएगा। तो यहां से आप कह रहे हैं कि G इनवर्स सच दैट, G इनवर्स निकाला था ना, तो सेब, गेंद, बिल्ली पहले आ जाएगा, सेब, गेंद, बिल्ली, इसको पहले ले लोगे और ABC बाद में हो जाएगा, ABC C। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब ज्ञात करते हैं गॉफ। GOF निकालने के लिए भी कह रहा था कि नहीं, तो GOF F के साथ 1 2 3 था, देखो ध्यान दो, F के साथ 1 2 3 थे ना, 1 2 3, तो यहां से तो GOF1 और O हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे तो F1, है ना। और F1 की वैल्यू थी A फॉर एप्पल, स्मॉल a, और GA कितना था, GA था सेब, ठीक है। हाँ, आपके पास किताब है तो किताब में देखते चलिएगा, GOF2, तो GO हटाएंगे, F2 की वैल्यू B, एंड GB क्या था भाई, गेंद था, GB क्या था, गेंद, ठीक है, B फॉर बॉल, एंड GOF3, O हटाएंगे, F3 क्या था, C था, एंड C फॉर कैट था, है ना, बिल्ली। तो भाई आप देख पा रहे हो यहां से कि गॉफ के लिए क्या निकल के आया, गॉफ सच दैट 1 2 3। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहलाएगा प्रांत, और यहां पर ये सेब, गेंद, बिल्ली परसर बन जाएगा, है ना, प्रांत एंड परसर कहलाएगा, ठीक। तो 1 2 3 टेंस टू ये हो जाएगा सेब, गेंद एंड बिल्ली, ठीक है, सेब, गेंद, बिल्ली। जहां ये तो आप ज्ञात ही कर रहे हो कि गॉफ 1, देखो भाई गॉफ 1 की बात करूं तो सेब है, गॉफ 2 की बात करूं तो गेंद है, गॉफ 3 की बात कर लूं तो बिल्ली है ना। तो यहां आप देख ही पा रहे हैं कि गॉफ 1 बराबर सेब, गॉफ 2 बराबर गेंद, एंड गॉफ 3 बराबर बिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आना चाहिए। अब देखो एक एक की आच्छादक है, आप क्या कहोगे कि चूंकि फलन गॉफ एक एक की आच्छादी है, ठीक है, एक एक की आच्छादक है, गॉफ एक एक की आच्छादी है, इसीलिए चूंकि गॉफ एक एक की आच्छादी है, इसलिए गॉफ व्युत्क्रमणीय फलन है,
ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और इनवर्स कह रहा था आपसे, तो यहां से इनवर्स के लिए क्या कह दोगे कि जो पर्सन निकल के आ रहा था यानी जो सहप्रांत हो रहा था वो प्रांत बन जाएगा। तो गॉफ इनवर्स सच दैट, सेब गेंद बिल्ली आगे ले लेंगे, सेब गेंद बिल्ली ये आगे ले लीजिए एंड 1 2 3 पेज चलाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये तो अभी तक आपने इतना पार्ट निकाल दिया। फिर आगे आपको सवाल और कह रहा था, आगे क्या कह रहा था कि ज्ञात कीजिए कि प्रमाणित कीजिए, ज्ञात कीजिए इतना ज्ञात करना था, तथा यहां तक तो इतना ज्ञात करना था, तथा प्रमाणित कीजिए कि गॉफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। ठीक है, तो ये इतना आपको निकालना है। तो भाई एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले। एलएचएस तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। एलएचएस में क्या था, एलएचएस कह रहा था गॉफ इनवर्स की बात कर रहा था। तो गॉफ इनवर्स एक्चुअली में क्या है, गॉफ इनवर्स ये आपका सेब गेंद बिल्ली और टेंस टू 1 2 3, यानी आप यहाँ पर सीधे सीधे अगर कहना चाहो तो इस प्रकार से कह दोगे गॉफ इनवर्स जो आपको कह रहा है। तो गॉफ इनवर्स क्या हो रहा है, सच दैट सेब गेंद बिल्ली, ठीक है, सेब गेंद बिल्ली टेंस टू 1 2 3 ये कह रहा। अब आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस में आपको क्या दिया, आरएचएस कह रहा कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो सबसे पहले तो यहां पर आप जी इनवर्स के लिए लगाएंगे, ठीक है, तो एफ इनवर्स ओ हटाएंगे तो जी इनवर्स। अच्छा, एक एक करके लगाएंगे हर एक के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। और जी के साथ क्या था, जी के साथ ए, जी इनवर्स के साथ क्या था, पहले देखो, जी इनवर्स के साथ सेब गेंद बिल्ली था, ठीक है, जी इनवर्स के साथ सेब गेंद बिल्ली लगा के चलेंगे। तो अगर जी इनवर्स सेब लिया आपने, जी इनवर्स सेब, और सेब क्या था, जी इनवर्स सेब किसके लिए बराबर रहेगा, जी इनवर्स सेब रहेगा ए बी सी के लिए, ठीक है, सेब गेंद बिल्ली, तो सेब की जगह ए आएगा, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स सेब की जगह ए आएगा एंड एफ इनवर्स ए, स्टार्टिंग में याद कीजिए एफ इनवर्स ए, इनवर्स वाला देख लेते हैं। देखो एफ इनवर्स ए बी सी के लिए था 1 2 3, ठीक है, तो एफ इनवर्स ए कितना आना है 1, एफ इनवर्स ए आ जाएगा 1। एक काम करते हैं, एक ही लाइन में लिखते चलते हैं, ठीक है, तो यहां पर एफ इनवर्स जी इनवर्स सेब की जगह ए आएगा, ए हो जाएगा एफ इनवर्स ए हो जाएगा 1, इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। एंड एफ इनवर्स यहां पर जी इनवर्स सेब की जगह गेंद ले रहे हैं, ठीक है, तो गेंद की जगह क्या आएगा, एफ इनवर्स, जी इनवर्स गेंद कितना था बी, और एफ इनवर्स बी 2 कहलाएगा, ठीक है। ये सब ऊपर अपन ने निकाल लिया था, ध्यान रखना इस बात को। एफ इनवर्स और जी इनवर्स गेंद के साथ, गेंद के बाद बिल्ली, एंड जी इनवर्स बिल्ली था आपका सी, तो एफ इनवर्स सी, और एफ इनवर्स सी हो जाएगा 3। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सच दैट क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है सेब गेंद बिल्ली, सेब गेंद बिल्ली, ठीक है, सेब गेंद बिल्ली टेंस टू क्या निकल के आ रहा है 1 2 3। तो ये हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है, ये तो हो गया एलएचएस वाला पार्ट, देख पा रहे हो, और ये हो गया आरएचएस वाला पार्ट, ठीक है। तो हियर चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस इसलिए हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कि चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है इसलिए गॉफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये आपने दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। तो इतना इस सवाल में इतना सब कुछ आपको करना था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 20 उदाहरण नंबर 28। मान लीजिए कि s बराबर 1 2 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन f सच दैट s टेंस टू s के प्रतिलोम फलन है। f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। यानी आपको बताना है कि जो f है वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है कि नहीं। 3 आपको सवाल दे दिए, a b c करके 3 सवाल दे दिए, और अगर इन्वर्टिबल फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन है तो आपको f इनवर्स ज्ञात करना है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन होगा ही नहीं, व्युत्क्रमणीय फलन होगा ही नहीं, व्युत्क्रमणीय फलन कह दो या प्रतिलोम फलन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर प्रतिलोम फलन नहीं है तो f इनवर्स ज्ञात करना भी नहीं है, समझ गए, ठीक है। अब देखो f दिया है आपको 1 1 2 2 3 3, ये दे दिया है ना। इसका मतलब क्या कि 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन है, 3 का 3 से कनेक्शन है ना।
तो यहां आप देख पा रहे हो निश्चित तौर पे कि चूंकि एफ एक ए की आच्छादी है ना, एक ए की आच्छादी है, बाइजेक्टिव है, इसलिए एफ प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन कह दो या व्युत्क्रमणीय फलन कह दो, इसलिए एफ प्रतिलोम फलन है ना, ये हो गया। अब एफ इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको बताया कि एफ इनवर्स कैसे हो जाएगा, इस तरह से आप पलट जाओगे, सह प्रांत और प्रांत को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। अब उस स्थिति में भी यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं आपसे कहूं एफ इनवर्स की बात, तो 1 का कनेक्शन 1 से ही रहेगा, 2 का कनेक्शन 2 से ही रहेगा, 3 का कनेक्शन भी 3 से ही रहेगा। यहां से अगर एफ इनवर्स की बात करते हो, एफ इनवर्स क्या कहलाएगा भाई, एफ इनवर्स भी यही कहलाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी की बात कर लेती है भाई, बी क्या दिया, बी दे रहा 1 2 2 1 3 1, यानी कि 1 2 1 का 2 से कनेक्शन दिखा दो। ठीक है, 2 1 2 का भी 1 का 2 से, 2 का 1 से कनेक्शन, 1 का 2 से, 2 का 1 से, एंड 3 1 3 का 1 से दिखा रहे हो। तो अब आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो एक एक ही नहीं रहा। ठीक है, चूंकि F2 बराबर F3 बराबर 1, F2 और F3 यहां देख पा रहे हो ना, F2 और F3 दोनों के लिए 1 से कनेक्शन हो रहा है, इसीलिए F एक एक ही नहीं है, F एक एक ही नहीं है। और जब F एक एक ही नहीं है तो इसलिए आप कह देंगे कि F व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, यानी प्रतिलोम फलन नहीं है। ठीक है, F प्रतिलोम फलन नहीं है, और जब प्रतिलोम फलन नहीं है तो प्रतिलोम भी नहीं ज्ञात करना है ना। अब देखो सी नंबर देख लेते हैं भाई, क्या दिया, एफ दिया 1 3 3 2 2 1, तो कनेक्शन ले लो, 1 का 3 से कह रहा है, 1 का 3 से दिखा दिया, 3 का 2 से 3 2, 3 का 2 से, एंड 2 का 1 से कह रहा है, 2 का 1 से कनेक्शन दिखा दिया, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि चूंकि एफ एक एक की आच्छादी है, एक एक की आच्छादी है, यानी बाइजेक्टिव है, इसीलिए एफ व्युत्क्रमणीय फलन है या प्रतिलोम फलन है, एफ प्रतिलोम फलन है। और जब प्रतिलोम फलन है तो एफ इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, एफ इनवर्स हो जाएगा 1 के लिए 1 3 था तो 3 1 हो जाएगा, 1 3 था, 1 3 का 3 1, सीधा सीधा 3 2 का 2 3 एंड 2 1 का 1 2, सिंपल, इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहीं पर भी आए, आपको उस जगह से रिवर्स करके अच्छी प्रकार से सवाल को समझना है, अच्छी तरीके से चीजों को करना है, और एक्सरसाइज को जहां तक हो सके खुद से ही हैंडल करना है, खुद से लगाइए एक्सरसाइज और कंप्लीट कीजिए इसे। ओके, तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आपके लिए लाई जाती है, जो भी नया क्लास आपके लिए आती है, उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट्स कर लो, और जो कुछ भी कर सकते हो सब कुछ कर दो, मजा आ जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो ज्यादा देर ना लगाइए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपका कोर्स भी है, वहां पर भी देख सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।